कुछ दिन पहले आपने कमाल का एपिसोड देखा था यूपी मेट्रो के बारे में। किसके साथ? डॉक्टर कुमार केशव के साथ। आज किसके साथ बात कर रहे हैं? डॉक्टर कुमार केशव के साथ ही बात कर रहे हैं। और किस बारे में बात कर रहे हैं? उनकी जर्नी जो दिल्ली में रही। दिल्ली में भी उनका बहुत कमाल का कंट्रीब्यूशन है। कुछ दिल्ली मेट्रो के बारे में, कुछ आरआरटीएस के बारे में। हम जब सारी टेक्नोलॉजी मेट्रोज वैसे भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हमें बनाना चाहिए ताकि हम बेस्ट टेक्नोलॉजी अपने देश में भी अडॉप्ट कर सकें हम। तो ये डिसाइड हुआ। डॉक्टर श्रीधरन और तो आप जानते ही हैं उनकी फार साइटेडनेस नोबडी कैन कंपेयर एनीवन। उनका ये विज़न था कि हम स्टैंडर्ड गेज पे जाएं। मैंने वो पहली बार स्टैंडर्ड गेज हम इंडिया में लेके गए। उसके बाद फिर बहुत सारी मेट्रोज। तो बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड गेज में। जैसे मुझे ध्यान है एक बार हम वाटर स्टेशन बना रहे थे तो मैं चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर था। कुछ मिस्टेक हुई हमारी टीम से रीडिंग ऑफ ड्राइंग्स में और पूरा स्टेशन लेटरली शिफ्ट मतलब अपनी जगह से थोड़ा शिफ्ट हो गया था पूरा स्टेशन। एक सेंट्रल सेक्रेटरिएट बदरपुर कॉरिडोर है जो कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले 2010 से पहले इसे कमीशन करना था और वो प्रोजेक्ट बहुत टाइट डाउन शेड्यूल में था और हम लोगों ने उसको कॉमनवेल्थ गेम्स से एक दिन पहले उसे कमीशन किया और फर्स्ट डे हम लोग ट्रेन लेके गए थे उसमें 70,000 पैसेंजर। सर जब भी मैंने रिसर्च के दौरान में जब आपसे डॉक्टर श्रीधरन के बारे में बात की जो कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया है उनके बारे में बात की जब मैंने, तो आपकी आंखों में एक अलग सी चमक है सर। आपकी आंखों में एक अलग सा प्यार और स्नेह और एक रेस्पेक्ट है उनके लिए। नहीं उसमें राजन ये है कि जो मैं अगर कहूँ तो शायद सारी मेट्रोज जो दिख रही हैं आपको इस देश में वो सब डॉक्टर श्रीधरन का ही रिफ्लेक्शन है। सारी मेट्रो जितनी भी हैं। सर एक आपका और बहुत ही कमाल का कंट्रीब्यूशन है वो है आरआरटीएस। आपने इन एसोसिएशन विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन काम किया। क्या जर्नी है सर आपकी आरआरटीएस की? क्या जर्नी? आरआरटीएस पहले तो कॉन्सेप्ट सुनना है कि कॉन्सेप्ट क्या है सर? जेके सुपर पॉडकास्ट की जनता, आज से कुछ दिन पहले आपने कमाल का एपिसोड देखा था। याद करिए, वैसे तो हमारे सारे एपिसोड कमाल के, आपको मुश्किल होगा, लेकिन एक एपिसोड जो बहुत कमाल था यूपी मेट्रो के बारे में। लखनऊ, कानपुर, आगरा, सबकी मेट्रो को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। किसके साथ किया था? डॉक्टर कुमार केशव के साथ किया था। आज किसके साथ बात कर रहे हैं? डॉक्टर कुमार केशव के साथ ही बात कर रहे हैं। और किस बारे में बात कर रहे हैं? उनकी जर्नी जो दिल्ली में रही। दिल्ली में भी उनका बहुत कमाल का कंट्रीब्यूशन है। तो आप आज सुनेंगे डॉक्टर कुमार केशव से उनकी दिल्ली की जर्नी के बारे में, कुछ दिल्ली मेट्रो के बारे में, कुछ आरआरटीएस के बारे में। तो आइए सुनिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? वेरी फाइन, थैंक यू। एक और बार सर हमारे जेके सुपर पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, प्लेजर फॉर मी टू। पिछली बार हमने बात की थी यूपी मेट्रो के बारे में कि यूपी मेट्रो में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। आज सर जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जब हमने रिसर्च की थी तो मुझे पता पड़ा कि आपका दिल्ली में भी कमाल का कंट्रीब्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में। दिल्ली की जर्नी के बारे में बात करते हैं सर। आपकी कहाँ से शुरू होती है ये? दिल्ली मेट्रो में मेरा एसोसिएशन 2002 से स्टार्ट हुआ, 2002 से एज ए चीफ इंजीनियर प्लानिंग आई जॉइंट। ठीक है। एंड उस टाइम दिल्ली मेट्रो बन रही थी और चीफ इंजीनियर प्लानिंग में अपना पूरे टेंडर्स का भी इंचार्ज था और बहुत सारे फंक्शंस थे जिनका इंचार्ज था, प्लस टेस्टिंग, कमीशनिंग और CMRS सैंक्शन। तो जो पहला कॉरिडोर शाहदरा से 30,000 शुरू हुआ था दिसंबर में, वहाँ से मतलब मेरी शुरुआत है। उससे पहले से दिल्ली मेट्रो में तो दिल्ली मेट्रो के सारे फेज़ 1 फेज़ 2 पूरे 2 फेसेस की मेरे साथ एसोसिएशन रहा और मैं दिल्ली मेट्रो में फिर ग्रो किया फ्रॉम चीफ इंजीनियर प्लानिंग, फिर चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर डिफरेंट कॉरिडोर्स के। फिर जो बेलासलेस ट्रैक है उसमें मैंने बहुत काम किया, मतलब इंक्लूडिंग टिल आई बिकेम डायरेक्टर प्रोजेक्ट। तब तक मैं दिल्ली मेट्रो के ट्रैक वर्क को पूरा अपने आप ही देखता था। सर ये आपने क्या बोला, बेलासलेस ट्रैक? हाँ, मतलब क्या हुआ सर इसका? बेलासलेस ट्रैक का मतलब ये है कि जो मेट्रोज में आपने ट्रैक देखा होगा, जैसे नॉर्मल भारतीय रेल में जो ट्रैक होता है उसमें स्टोन्स पड़े होते हैं क्योंकि वो बेलास्ट होता है। उसका क्या फंक्शन होता है सर? वो बेसिकली वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने देता है। नहीं, वाइब्रेशंस को भी। ठीक है, जब गाड़ी चलती तो आप देखा ना रेल पटरी हिलती है। तो क्योंकि रेल व्हील इंटरेक्शन से एक वाइब्रेशन, कॉमन लैंग्वेज में कहूँ तो वाइब्रेशंस होते हैं, तो उस वाइब्रेशंस को वो जो स्टोन्स हैं वो बेसिकली उस वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो गाड़ी दोबारा रेजिलियंस प्रोवाइड करती है, बार बार नीचे ऊपर इलास्टिक। और फिर उसके ट्रैक के नीचे वो लंबे लंबे वो स्लीपर होते हैं। वो क्या काम करते हैं सर? वो दोनों रेल को अपनी पोजीशन में पकड़ने के लिए होते हैं। अच्छा। मतलब रेल को दोनों पोजीशन में, अपनी रेल वहीं रहे जहाँ उनको बांधा गया है। अच्छा। उसके लिए स्लीपर्स हैं और स्लीपर्स के नीचे फिर बेलास्ट होता है जो वाइब्रेशन को, रेजिलियंस, ट्रैक को, अगर एकदम रिजिड हो जाएगी तो आप सोचिए गाड़ी कैसे चलेगी। अजीब रहेगा। हाँ। तो
एक रेजिलियंस के लिए दिया था। लेकिन जब मेट्रो में हम आते हैं तो मेट्रो में हम बैलास्ट नहीं दे सकते। हाँ। और प्लस दूसरा रिक्वायरमेंट ये है, मेट्रो में मेंटेनेंस जैसे भारतीय रेल में होती है, दिन में भी लोग आपने देखा है मेंटेन कर लेते हैं। हम मेट्रो में इतनी क्लोज फ्रीक्वेंसी में गाड़ियाँ चलती हैं कि जब ड्यूरिंग ऑपरेशन आप कोई मेंटेनेंस नहीं कर सकते। तो आपको ऐसा ट्रैक चाहिए जो रेजिलियंस भी दे, जो रिक्वायरमेंट है वो भी देता रहे, और मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट मिनिमम हो जाए, ताकि पूरे दिन हम काम कर गाड़ी चला लें और शाम को जो बेयर मिनिमम मेंटेनेंस है वो करें। तो इसके लिए हम लोगों ने बेलास्टलेस ट्रैक है, मतलब बेलास्टलेस मीन्स कंक्रीट का प्लिंथ है जिसमें ये स्टोन नहीं है। और स्टोन नहीं होने की वजह से जो, क्योंकि उसको फिर रिप्लेसमेंट हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैड से करते हैं। मतलब क्या सोल्यूशन निकाला सर इसका? ये हमने निकाला या ये सोल्यूशन था? ये है सोल्यूशन, ये तो है इंटरनेशनली। बेलास्टलेस ट्रैक इसी टाइप की फंक्शंस के लिए होते हैं। तो उसमें मतलब 2 लेयर्स में हम रेजिलियंस पैड प्रोवाइड करते हैं, और जिससे जो बेलास्ट का जो काम है वो इस पैड्स के थ्रू मैनेज होता है। और कंक्रीट का स्ट्रक्चर है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डिस्टर्ब हो, तो इसलिए कोई मेंटेनेंस की, कॉमन लैंग्वेज में कहूँ तो मेंटेनेंस का उतना कम से कम मेंटेनेंस की होता है। तो आपने इस पे काम किया? मैंने पूरा चीफ इंजीनियर प्लानिंग से लेकर डायरेक्टर प्रोजेक्ट तक ये सब भी काम किया। तो ये जो पूरे फेज़ 1 फेज़ 2 कॉरिडोर्स हैं दिल्ली मेट्रो के, इन सभी मैंने ट्रैक मेरा किया हुआ है। तो वो भी मैंने किया है। प्लस मैं चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर रहा, फिर बाद में डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहा, फिर डायरेक्टर प्रोजेक्ट रहा। डायरेक्टर प्रोजेक्ट में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सर? डायरेक्टर प्रोजेक्ट में देयर वाज सर्टेन प्रोजेक्ट्स जिनका इम्प्लीमेंटेशन मेरे पास था, और उसमें कई सारे, जो दिल्ली मेट्रो का पहला फेज स्टैंडर्ड गेज, कैसे बताऊं, जैसे भारतीय रेल में जो गेज है वो 1676 गेज कहलाता है। मतलब 2 रेल के बीच में इतना डिस्टेंस है, वो ब्रॉड गेज है। तो हमारे जो दिल्ली मेट्रो के इनिशियल 2 कॉरिडोर्स हैं वो ब्रॉड गेज में हैं। उसी डिफरेंस से बने हैं, उसी डिस्टेंस में बने हैं। लेकिन इंटरनेशनली जो गेज है वो स्टैंडर्ड गेज है, जो 1435 कहलाता है, मतलब थोड़ा कम होता है। हाँ। फिर ये हुआ कि भाई हम जब सारी टेक्नोलॉजी मेट्रोज वैसे भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हमें बनाना चाहिए ताकि हमको बेस्ट टेक्नोलॉजी अपने देश में भी अडॉप्ट कर सकें हम। तो ये डिसाइड हुआ। उस टाइम डॉक्टर श्रीधरन वॉज हमारे एमडी, और उनको तो आप जानते ही हैं, उनकी फार साइटेडनेस, नोबडी कैन कंपेयर एनी वन ऑफ अस। उनका ये विज़न था कि हम स्टैंडर्ड गेज पे जाएं। तो उस टाइम मैं चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर था। तो हम लोगों ने जो इंद्रलोक से मुनका जो कॉरिडोर जाता है, जो बाद में बहादुरगढ़ की तरफ एक्सटेंड हुआ, उसका मैं चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर था। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड गेज कॉरिडोर था। पहली बार हमने मैंने वो पहली बार स्टैंडर्ड गेज हम इंडिया में लेके आए। उसके बाद फिर बहुत सारी मेट्रोज में आया वो। अब आज की डेट में सारी ही मेट्रोज स्टैंडर्ड, अब जब भी नया कंस्ट्रक्शन होता है वो स्टैंडर्ड गेज सब मेट्रो स्टैंडर्ड गेज में। दिल्ली मेट्रो के भी सारे कॉरिडोर्स पे स्टैंडर्ड। सर दोनों की वजह से कोई खास फर्क आता है, या बस ये होता है कि आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ ज्यादा मिल जाती है, डिस्टेंस थोड़ा बच जाता है, इसके अलावा कोई फर्क? प्लेटफॉर्म की लेंथ का कोई इशू नहीं है। तो फिर क्या होता है सर? मतलब आप ऐसे समझिए कि जो रेल्स हैं उनके ऊपर ही पहिए आते हैं। मतलब बोगी जो है वो स्मॉलर इन साइज है। उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें। तो जैसी बोगी बड़ी होगी तो मतलब 1676 पे जाएंगे, तो आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ बोगी है। 1435 की स्टैंडर्ड गेज की एक डिफरेंट बोगी, मतलब जिसके ऊपर गाड़ी चलती है, जिस पर डब्बा चलता है ट्रेन का, नीचे जो पहिए वाला जो। समझ गया सर, समझ गया। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि कई बार मेरे दिमाग में थॉट आया जब मैं नई मेट्रोज में चढ़ा, मैं सोचता था कि ये डब्बा थोड़ा छोटा लगता है। हाँ, तो थोड़ा छोटा महसूस होता है। तो मैं सोचा पता नहीं क्यों आप लोगों ने जिन लोगों ने जो रिस्पॉन्सिबल क्यों छोटा कर दिया डब्बा। नहीं, ब्रॉड गेज वेरी स्पेसिफिक टू इंडिया है। करेक्ट। प्लस कुछ एडजॉइनिंग हमारे जो नेशंस हैं उनमें है, क्योंकि अडॉप्ट था ब्रिटिश टाइम से। तो भारतीय रेल में तो ब्रॉड गेज है, बट इंटरनेशनली सब जगह स्टैंडर्ड गेज है। तो बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड गेज में है। अच्छा। अगर आप उसको भारतीय रेल में, अगर इंडिया में ब्रॉड गेज कन्वर्ट करेंगे तो हर आदमी फिर ट्रेन को दोबारा डिजाइन करेगा ब्रॉड गेज के लिए। हर बार आप ब्रॉड गेज के लिए ट्रेन डिजाइन करें, मतलब वो सिर्फ आप ही के लिए बन रही है, जबकि ऐसे आप ऑफ द शेल्फ आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी। सही बात है। इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड गेज पे जाना बहुत जरूरी है। दुनिया में अब कहीं भी टेक्नोलॉजी कुछ भी बने, वो हमारे यहाँ हम सब इजीली अप्लाई हो सकती है। इसलिए आप देखिए हमारी जो मेट्रोज हैं, मतलब एवरी टाइम ए न्यू मेट्रो कम्स अप, वो और ज़्यादा एडवांस्ड है। क्योंकि उसको हमें जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए वो ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि हमको इन्वेंटिंग व्हील है, मतलब दोबारा हम इन्वेंट नहीं कर रहे हैं। ब्रॉड गेज के लिए हमको उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। तो एज ए डायरेक्टर प्रोजेक्ट आपके पास ये सारा था। और तो मैंने फर्स्ट वो स्टैंडर्ड गेज कॉरिडोर किया, पहली बार वो स्टैंडर्ड गेज बनाया ट्रैक। उसको हम लोगों ने जाके फिर हम वियना गए थे, और वहाँ जाके हमने पूरे उसके टर्नआउट्स ट्रैक डिज़ाइन किया। और जो वियना मेट्रो है वो हमारा स्टैंड वो थे,
उनको एक बार जो पूरी डिज़ाइन कर ली तो फिर डॉक्टर श्रीधरन को हमने ये बोला कि सर हमने कर तो लिया अपनी समझ से, लेकिन शायद कितना सही है पता नहीं, कोई तो इसे चेक कर ले एक बार। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैं वहीं पे था। फिर हम लोगों ने OBB है जो वियना मेट्रो है, ऑस्ट्रिया मेट्रो है, उसको हम लोगों ने बात की। उनका स्टैंडर्ड है, लीडर्स इन दिस, तो उनको रिक्वेस्ट किया था आप एक हमारी सारी डिज़ाइन को प्रूफ चेक करें। तो यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि उन्होंने हमारी सारी डिज़ाइन प्रूफ चेक की और विदाउट एनी चेंज सब अप्रूव कर दिया। क्या बात है। वहाँ से ये स्टैंडर्ड गेज शुरू हुआ। तो मतलब आपने यूपी मेट्रो तो काम किया ही था, दिल्ली में कमाल का काम किया, स्टैंडर्ड गेज पे भी आपने काम हाँ, किया तो हुआ है। स्टैंडर्ड गेज हमने वो पहला कॉरिडोर किया, प्लस मैंने ट्रैक किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो। और उसके बाद दिल्ली मेट्रो के डिफरेंट कॉरिडोर्स पे काम किया जहाँ जहाँ मेरा काम था। ये द्वारका सब सिटी, ये वाला सारा पोर्शन किया मैंने। अगर कोई एक कॉरिडोर जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, ये आपका फेवरेट कॉरिडोर जो काम करते हो आपको चैलेंजिंग भी बहुत था, मज़ा भी बहुत आया, कोई ऐसा कॉरिडोर सर? देखिए, जो एक तो मुझे स्टैंडर्ड गेज मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसका मेरे को बहुत प्राइड है क्योंकि वो पहली बार करने का मौका मिला और अपने देश में हम वो चीज़ लेके आए। दूसरी चीज़ ये है, जो एक सेंट्रल सेक्रेटरीट बदरपुर कॉरिडोर है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले 2010 से पहले इसे कमीशन करना था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो मेन फंक्शन की लोकेशन थी, और वो प्रोजेक्ट बहुत टाइट टाइम शेड्यूल में था। तो उस टाइम मैं डायरेक्टर प्रोजेक्ट था और आई एम वेरी हैप्पी टू से कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से उसको रात दिन, मतलब कैसे क्या, वो तो मुझे अभी भी एक और प्रोजेक्ट आपने बहुत फास्ट किया। कौन सा? ये वाला प्रोजेक्ट जो आपने हाँ, बहुत फास्ट ये किया भी बहुत तेज़ी से हुआ और हम लोगों ने उसको कॉमनवेल्थ गेम से एक दिन पहले उसे कमीशन किया और फर्स्ट डे हम लोग ट्रेन लेके गए थे, उसमें 70,000 पैसेंजर लेके गए थे। 70? कॉमन, हाँ, 70,000 पैसेंजर एक दिन में चलाए थे हमने, कमाल सर, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। और इट वाज सच ए प्लेजर। मतलब आपको हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक लेके आए, तो फिर ये कॉरिडोर अप टू बदरपुर पूरा जाता है। जो बदरपुर से लेकर सेंट्रल सेक्रेटरीट तक का कॉरिडोर पे भी आपने कमाल का काम किया सर। उसमें क्या चैलेंजेस थे? इस कॉरिडोर में कोई चैलेंज था जो स्पेसिफिक टू दिस कॉरिडोर था? एक तो बहुत ज़्यादा चैलेंज तो यही था कि बहुत टाइम में करना था, बहुत कम टाइम में। कितना समय मिला था सर? याद तो नहीं, अब काफ़ी टाइम हो गया लेकिन इट वाज वेरी टफ टारगेट बिकॉज ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, जो नेशन का प्राइड था और हम लोग को इंडिया में हो रहा था, दिल्ली में, तो हम लोग को उसके लिए रेडी होना था। प्लस इस कॉरिडोर में ये बहुत डिफिकल्ट एरिया से गया, ईस्ट ऑफ कैलाश, कैलाश कॉलोनी जो स्टेशन है, आप देखिए कैसे बना हुआ है, कितनी कंजस्टेड एरिया में वो कैलाश कॉलोनी स्टेशन है। फिर सरिता विहार निकालते हुए हम बदरपुर तक लेके गए इसको, और उसमें हमने ओखला भी क्रॉस किया। तो मतलब इट वाज वेरी टफ, वेरी वेरी टफ वर्क एंड वी वर ऑलवेज हार्ड प्रेस्ड अगेंस्ट द टाइम, दैट वाज द मेन इशू। तो और कुछ ऐसा हुआ कि उसी दौरान डॉक्टर श्रीधरन की तबीयत भी थोड़ी अच्छी ठीक नहीं थी, कुछ गड़बड़ हो गया था, कुछ हार्ट प्रॉब्लम थी। तो उनका भी डायरेक्शन हम लोग को, जैसे कहना चाहिए, लिमिटेड ही मिल पा रहा था, क्योंकि और आप अपने बॉस के प्रति इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं कई बार डिपेंडेंट कि उनकी बात मतलब उनसे पूछे बगैर भी आपका करने का मन नहीं करता, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। तो मुझे अभी भी ध्यान है उनको, मैं घर पे वो रहते थे और बेड पे, और मैं बैठ के 30-40 मिनट अपनी बात सब पूछ के हाँ करा के तब आता था, मतलब क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास उतना नहीं है जितना उन पर है। सर, जब भी मैंने रिसर्च के दौरान भी जब आपसे डॉक्टर श्रीधरन के बारे में बात की, जो कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया हैं, उनके बारे में बात की जब मैंने, तो आपकी आंखों में एक अलग सी चमक है सर, आपकी आंखों में एक अलग सा प्यार और स्नेह और एक रेस्पेक्ट है उनके लिए। नहीं, उसमें राजन ये है कि जो मैं अगर कहूँ तो शायद सारी मेट्रोज जो दिख रही हैं आपको इस देश में, उनमें वो सब डॉक्टर श्रीधरन का ही रिफ्लेक्शन है बस। सारी मेट्रोज जितनी भी हैं। यस, हम कुछ नया ज़्यादा कर नहीं पाए हैं। जो डॉक्टर श्रीधरन लेके आए, आज तक हम उसी पहिए में एक आध तील एक्स्ट्रा लगा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे सर, कुछ उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएं, अपना रिलेशनशिप उनके साथ बताएं, क्या था? नहीं, मेरा रिलेशन ये है कि आई हैव गॉट मतलब हाईएस्ट रिगार्ड फॉर हिम, बोथ क्योंकि वो प्रोफेशनली या कह लें मैनेजमेंट लेवल पे उन जैसा शायद आदमी मिलना इम्पॉसिबल है, जो आप पे इतना विश्वास करे कि आप गलती भी ना कर पाओ टू दैट एक्सटेंट। तो वो उस लेवल पे है। उनके साथ आप एसोसिएशन शायद एक ब्लेसिंग है। मैंने उनके साथ 10.5 साल काम किया है। और प्लस लखनऊ मेट्रो में जब हम आए थे तो हमारे प्रिंसिपल एडवाइज़र थे, उन्होंने हमारा लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट भी जिस शेप में आया उसमें डॉक्टर श्रीधरन का बहुत बड़ा योगदान। सर, आपका इतना समय उनके साथ गुजरा, अगर मैं आपसे पूछूंगी कोई एक दो ऐसी बातें आपको उनकी याद आती हैं जो आपकी ज़िंदगी के
के प्रिंसिपल्स बन गए कि ये सर ने सिखाया था और ये कमाल की बात है और ये ज़िंदगी के प्रिंसिपल बन गए? ऐसा कुछ याद आता है आपको? कोई किस्सा याद आता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे को जो उनसे जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी, जो आपने मुझसे शुरुआत में एक बार पहले भी पूछी थी कि आपको इतनी काम करने की जल्दी क्यों है, ये मैंने उनसे सीखी। ये नहीं पूछा कि काम करने की जल्दी क्यों है, ये पूछा कि आप काम इतनी जल्दी कर कैसे लेते हैं? हाँ, वो जो माइंडसेट है वो उनकी देन है। वो मुझे लगता है कि टाइम से काम करना कितना ज़रूरी है, ये उन्होंने सिखाया। और कितना आपको अपने काम आना चाहिए, मतलब प्रोफेशनली यू शुड बी वेरी साउंड इन योर वर्क। तो वो दो चीज़ें मैंने उनसे बहुत ज़्यादा सीखी। और तीसरी चीज़ कि सामने वाले पे विश्वास कैसे किया जाता है एज ए लीडर। आप विश्वास करिए, आपकी टीम आपको कभी पीछे छोड़ ही नहीं सकती। कोई सर, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली कोई दिन या कोई किस्सा पूछ रहा हूँ, अगर आप मुझे कोई किस्सा नरेट कर सकें जो आपका उनके साथ हुआ, कोई इंटरेक्शन हुआ जिसको अगर आप बता सकें, जो कि हमारी ऑडियंस को सुन के मजा आए कि यार ये भी हुआ था आपका उनके साथ, ऐसा कुछ है सर? कोई दिन याद आता है? बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, मतलब याद करना भी मुझे मुश्किल है। अच्छा। सारी बहुत मेमोरेबल चीज़ें हैं, लेकिन कुछ तो मैंने गलतियां की थी, उसका सॉल्यूशन ढूंढा। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है उनके साथ। कभी डांटा उन्होंने? बॉस है, काम कराएगा तो कभी तो कुछ बोलेंगे, बोलना चाहिए। जैसे मुझे ध्यान है, एक बार हम द्वारका स्टेशन बना रहे थे, तो मैं चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर था। कुछ मिस्टेक हुई हमारी टीम से रीडिंग ऑफ ड्राइंग्स में, और पूरा स्टेशन लिटरली शिफ्ट हो गया, मतलब अपनी जगह से थोड़ा शिफ्ट हो गया था पूरा स्टेशन। हाँ, मतलब बन जमीन के ऊपर आ चुका था। तो अब आप खिसका तो नहीं सकते, जो जमीन से बन के आ रहा है वहीं बने। तो अब मैंने रात में 11:30 बजे तक, जब मेरी टीम ने बताया, मैं गया, अंधेरे में ही देखता रहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था ऐसा हो कैसे गया। फिर मैं अगले दिन गया और डॉक्टर श्रीधरन को मैंने बताया उनके ऑफिस में कि सर ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा सर मेरे को आप 2-3 दिन दीजिए, मैं इसको अपने पूरे अलाइनमेंट को एक बार ठीक करता हूँ, कैसे ये स्टेशन वहीं पर आ जाए, जहाँ पर है वहीं बने, लेकिन मेरा अलाइनमेंट मैच हो जाए, मतलब पीछे से भी कनेक्शन गड़बड़ ना हो जाए। उनका ठीक है, मतलब वो कॉन्फिडेंस है, जबकि मैं बहुत परेशान था और वो भी परेशान हुए होंगे जान के। सर, ताकि ऑडियंस को आसानी से समझ में आ जाए, ये समझना चाह रहा हूँ कि ये अलाइनमेंट जो आपका गलत हुआ था, इसका नुकसान क्या होता सर? इससे नुकसान कितना बड़ा होता है? आप उसको मैच ही नहीं कर पाते ना। कोई चीज़ अगर आपकी लेटरली शिफ्ट, जैसे आपका ब्रिज इधर से आ रहा है और स्टेशन यहाँ कनेक्ट होना है, वो इससे लेटरली शिफ्ट, मतलब साइड में शिफ्ट हो गया। अब आप कैसे करेंगे? और आप तो सारा बनाते चले आ रहे हैं। जैसे आप टनल बना रहे हैं दो तरफ से, और बीच में टनल मिले ही ना। ऐसा कुछ अब समझ में आया? समझ गया, लेटरली शिफ्ट हो गया। अब समझ गया। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं 3 दिन अपने द्वारका ऑफिस में बैठा अपने डिजाइनर्स के साथ। मुझे ट्रैक अलाइनमेंट आता भी है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं ट्रैक का काम करता हूँ। पूरा एकदम मैथोडिकली हमने उसको करेक्ट करना शुरू किया। समझा नहीं पाऊंगा कॉमन लैंग्वेज में। हाँ सर, जितना आप लेकिन पूरे कर्वेचर्स को ठीक किया, कैसे कैसे उनके ट्रांजिशन कर्व से जब स्ट्रेट में आते तो ट्रांजिशन कर्व्स होते, उनको एडजस्ट किया। और यू बी हैप्पी टू नो आज द्वारका स्टेशन भी है, पूरा अलाइनमेंट भी है, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, पूरा का पूरा एज इट इज मैनेज किया। तो और डॉक्टर श्रीधरन वाज वेरी हैप्पी। जब ये हो गया तो आपने उनको जाके ये सॉल्यूशन 3 दिन बाद बता दिया कि सर ये बना। तो क्या बोले? नेचुरली उनको भी अच्छा लगा होगा, अच्छा ही लगा, और हमको बहुत खुशी है। और बट मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी मिस्टेक के बावजूद कोई बॉस आपको बजाय ऐसे कि पैनिक क्रिएट करे, आप पे विश्वास रखे कि आप अभी भी कुछ ढूंढ लाओगे। सर, बदरपुर से सेंट्रल सेक्रेटरीट थे तो आपने जो स्टेशन बनाए, इनमें कोई ऐसा स्टेशन जो कि बहुत, जैसे अब आपने मुझे यूपी मेट्रो में एक चैलेंजेस बताए, डॉक्टर मंगू सिंह ने मुझे चावड़ी बाजार का चैलेंज बताया था, ऐसा कोई चैलेंज स्टेशन था, ऐसा चैलेंजिंग स्टेशन था कोई? इसमें कैलाश कॉलोनी वाज वेरी डिफिकल्ट स्टेशन। बिल्कुल आप देखिए किस लेवल पे है वो, 2 साइड से बिल्डिंग में बीच में 2 फुट कनेक्टिंग ब्रिजेस हैं, और एकदम ऊंचा, बहुत ऊंचाई पे है वो स्टेशन। और कंप्लीटिंग दैट स्टेशन वाज हेल ऑफ ए टास्क। कैलाश कॉलोनी वो हम लोगों ने बनाया, और उसके आगे वाले जो स्टेशन सरिता विहार के आगे, तो वी वर रशिंग अगेंस्ट टाइम, बदरपुर तक पहुंचना मुश्किल था। सरिता विहार कनेक्शन टू द डिपो वाज ए हेल ऑफ ए टास्क। तो ऐसा होता है सर कि किसी एक दिन आपको रियलाइज होता है कि यार हम लोग तो बहुत टाइम से पीछे चल रहे हैं और अब समय पे करना, ऐसा हुआ कभी? मैं समय से पीछे नहीं चला कभी, साथ चले, लेकिन समय पीछे आता गया। समय को अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, मतलब कोशिश करता गया कि कैसे कुछ भी ऐसा हो कि मैं समय पे वहां पहुंच जाऊं। सर, एक आपका और बहुत ही कमाल का कंट्रीब्यूशन है, वो है RRTS। आपने इन एसोसिएशन विद एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन काम किया। क्या जर्नी है सर आपकी RRTS की? क्या जर्नी है RRTS? पहले तो कॉन्सेप्ट समझाइए कि कॉन्सेप्ट क्या है सर? देखिए, RRTS जो दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर बन रहा है, वो नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बना रहा है, और फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, मतलब मेरे ख्याल में।
जो उन्होंने एक बिल्कुल नई फ़िलॉसफ़ी पे ये कहा कि हम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक इंटरनेशनल एजेंसी को लेके आना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली अभी तक जितनी मेट्रोज़ बनी हैं हमारे देश में, एक्सेप्ट 1 और 2 जो प्राइवेट प्लेयर्स ने बनाई हैं, मेट्रोज़ जो गवर्नमेंट कंपनीज है लाइक दिल्ली या लखनऊ या कोई भी बेंगलोर, ये सब मेट्रो कंपनीज खुद ऑपरेट कर रही हैं, खुद ही करती हैं। ठीक। अब मेट्रोज़ कंपनी जो खुद ऑपरेट करती हैं वो ऐसा नहीं उनमें कोई गलती है, वो भी कर रही हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल कंपनी कुछ तो डिफरेंट करती है ऑपरेट, करेक्ट है ना। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इटसेल्फ इज ए टास्क, है ना। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रोजेक्ट की अगर लाइफ साइकिल कॉस्ट देखें, इन प्रोजेक्ट की पर्टिकुलरली जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी लाइफ साइकिल में इनका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ना, जो बनाने की कीमत है, वो सिर्फ 40% है अगर 30 साल का लाइफ कॉस्ट देख लो, और बाकी की 60% ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। चला जाता है। हाँ। तो मतलब आप 40% पैसे में से अगर 30 साल के लाइफ गिनो इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि प्रोजेक्ट 30 ईयर्स लाइफ साइकिल पे डिज़ाइन किए जाते हैं, फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न जस्टिफाई किया जाता है, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सिर्फ 40% है, 60% ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। तो आप सोचिए अगर लाइफ साइकिल में अगर आपको सेविंग करनी है तो आपको ऑपरेशन मेंटेनेंस की वो एफिशिएंसी चाहिए जिससे ये फाइनेंशियली वायबल रहे। और गवर्नमेंट्स की तरफ से अगर मैं देखूं तो गवर्नमेंट्स आपको इनिशियल कैपिटल कॉस्ट दे सकती हैं बनाने के लिए, बट वो शायद ये कभी भी नहीं चाहती कि आप बार बार उनके सामने आके खड़े हो जाओ कि ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए भी पैसा चाहिए। और वो शायद पर्पस भी नहीं है। गवर्नमेंट का पर्पस ये है कि गवर्नमेंट ने अपनी इक्विटी दी, लोन दिया, अपनी गारंटी पे लगा दिया, आपसे प्रोजेक्ट बना दिया और आपको कहा कि अब आप इससे फाइनेंशियली आप सस्टेन कर जाइए, बढ़िया सा सिस्टम पब्लिक को दीजिए जिसमें आप सरकार के पास बार बार ना पहुंचे। ये पर्पस है। इसलिए ऑपरेशन मेंटेनेंस की में कोई एफिशिएंसी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दैट्स हाउ एनसीईआरटीसी ने पहली बार ये सोचा कि हम लोग एक नया थॉट कि हम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक इंटरनेशनल प्लेयर को लेके आए। तो उन्होंने एक टेंडरिंग की और जो डीबी है डॉइचे bahn which is a German railways, but basically Deutsche Bahn is a company, is a listed company, and but it is 100% owned by government of Germany. Okay. So Deutsche Bahn came to India and उन्होंने इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है 12 साल का, जो एक्सटेंडेबल बाय अनदर 5 years है। और मैं उस DBRRTS ऑपरेशंस इंडिया लिमिटेड का CEO रहा शुरुआत से। तो मुझे वो बहुत प्राइड है कि एक इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर को हम इंडिया लेके आए और एनसीईआरटीसी और हम कलेक्टिवली वी आर डूइंग, मतलब डीबी इज डूइंग फंटास्टिक वर्क। तो मतलब एक नया चीज़ हो गया। अभी हम लोगों ने प्रायोरिटी सेक्शन स्टार्ट किया है और ओवर द पीरियड न्यू थिंकिंग, न्यू SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एवरीथिंग एक नया वे है। एक लीनियर तरीके से ले चलते हैं। RRTS मतलब वो उस तरह की मेट्रो जो दिल्ली और मेट्रो मेरठ को कनेक्ट करेगी और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। सही बात कह रहा हूँ सर? नहीं, RRTS इज़ नॉट मेट्रो। पहली चीज़, मेट्रोज विद इन द सिटी मूवमेंट के लिए होती हैं और क्योंकि वो विद इन द सिटी हैं तो यूजुअली स्टेशन 900 मीटर टू 1 किलोमीटर या 1.1 किलोमीटर पर, जैसे आपने दिल्ली मेट्रो या सब मेट्रो में देखा है, ताकि लोग अपने जहाँ पे ट्रेन स्टेशन पर उतरें तो 300-400 मीटर में अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाएं, बजाय ऐसे कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उनको लेना पड़े। करेक्ट। मेट्रो का पर्पज़ ये है। RRTS जो है वो है बेसिकली कनेक्टिंग द टू वेरी डेवलप्ड पार्ट्स डिफरेंट सिटीज, लाइक मूवमेंट बहुत है जिसमें दिल्ली मेरठ जैसे बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। लोग डेली ट्रैवल करते हैं, लोग काम के लिए आते हैं, बिजनेसेस के लिए, ऑफिस के लिए, सारी चीज़ों के लिए। अब इनको अगर हम मेट्रो से कनेक्ट करें तो हर किलोमीटर पे तो स्टेशन नहीं बन सकते। सही बात है। प्लस लोगों को ट्रैवल टाइम कम रखना होगा, तो हमको इसका अंदर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा बढ़ानी होगी। मेट्रो यूजुअली 80 to 90 किलोमीटर की स्पीड पे, मैक्सिमम डिज़ाइन स्पीड पे चलती हैं, तो 75-80 किलोमीटर पे चलती हैं, 72 किलोमीटर पे। बट 75 किलोमीटर से तो आप दिल्ली से मेरठ तो जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो वायबल नहीं रहेगा। RRTS जो ट्रेन्स हैं वो इस तरह से बनी है कि वो ज़्यादा स्पीड पे जाती हैं, जैसे 165 इनकी डिज़ाइन स्पीड है। 165 तक? हाँ, लेकिन 145, 150 तक चलेगी गाड़ी, तो मतलब ज़्यादा स्पीड से चलेगी। तो ज़्यादा स्पीड पे चलने के लिए ये भी ज़रूरी है कि स्टेशन का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो, तो यहाँ तो इनके स्टेशन थोड़े दूर दूर होंगे, मेट्रो की तरह नहीं होंगे। प्लस बिकॉज मेट्रो की ट्रेन में मोर ऑफ स्टैंडिंग पैसेंजर्स है, बिकॉज इट इज़ लाइक ए कम्यूटिंग सिस्टम। किसी को 3 स्टेशन चलने, किसी को 6 स्टेशन, 10 स्टेशन चलने हैं, कुछ लोग एंड टू एंड बहुत कुछ लोग चलते हैं।
बट मेजॉरिटी शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल की है, हाँ। 7 से 8 किलोमीटर, जो जिसको हम ट्रिप लेंथ कहते हैं यूजुअली, Correct, 8 to 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं। अच्छा, ऐसा कोई स्टडी है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि हाँ, majority लोग- ट्रिप लेंथ जो आती है, एवरेज ट्रिप लेंथ आती है, वो आप देखिएगा इन सब प्रोजेक्ट की 7 से 8-9 किलोमीटर बस। अच्छा। आदमी इतना ही चलता है हाँ। मेजॉरिटी। हम्म। कुछ लोग और कम चलेंगे, बट कुछ लोग एंड टू एंड but चलेंगे, average बट ये बहुत आता कम है। हाँ। तो मेट्रो के अंदर मोस्टली मतलब एक बहुत सारी कैपेसिटी होती है ट्रेन की, जो स्टैंडिंग पैसेंजर्स की होती है, क्योंकि कम चलना है, 6-7-8 किलोमीटर चलना है। बट जब आप रैपिड रेल ट्रांजिट में जाएंगे, जैसे इसमें एनसीआरटीसी वाला जो आरआरटीएस कॉरिडोर है, जब आप इसमें जाएंगे तो आपको 6-7 किलोमीटर में तो एक स्टेशन ही है, तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस चलना है, तो आपको मोर सिटिंग कैपेसिटी चाहिए। तो ये ट्रेन्स मोर सिटिंग कैपेसिटी के साथ बनाई गई हैं। करेक्ट। प्लस इनमें थोड़ा बैगेज रखने की भी जगह है, और भी चीज़ें, और मतलब टेक्नोलॉजिकली भी थोड़ा सा डिफरेंट है मेट्रो ट्रेन से। प्लस मेट्रो ट्रेन में एक्सेलरेशन डिसलेरेशन वेरी फास्ट है, काफी जैसे ज़्यादा आपने है। कहा था। हाँ। और इनमें ये हायर स्पीड पे चल सकती है, Correct. क्योंकि लॉन्गर डिस्टेंस पे चलेंगी तो ये अपनी स्पीड 145-150 अचीव कर सकती हैं। तो एनसीआरटीसी ने कंस्ट्रक्शन का सारा काम करने के बाद जब इसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस की बारी आई तो पहली बार एक इंटरनेशनल कंपनी को मौका दिया जिसका नाम है डॉशे बान, सही कह रहा हूं नाम? यस, डीबी। हाँ, डीबी, हाँ। जिस कंपनी के आप सीईओ रहे। हाँ। तो आपने इस आरआरटीएस का ऑपरेशन और मेंटेनेंस डिजाइन किया है, सही कह रहा हूँ सर? हम लोगों ने पूरा स्टार्ट किया, इसको प्लान किया, इसकी सारी टीम कलेक्ट की, सारी हाँ। ट्रेनिंग की, सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए, मैनुअल्स बनाए, और अपनी टीम को अरेंज किया, उनको ट्रेन किया, जो मेंटेनेंस से लेके ट्रेन ऑपरेटर, टिकटिंग, सारी टीम को रेडी किया, और फिर हम लोगों ने इसको टेक ओवर कर लिया। सर, तो अब आप समझ लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है जो ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स अगर ना समझता और आपसे ये पूछ ले कि आप मुझे बताइए कि सर कि मैं अगर एक पैसेंजर हूँ आरआरटीएस का, तो मेरे एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए आपकी कंपनी ने क्या किया, तो आप उसे क्या समझाएंगे सर? अभी तो हम प्रायोरिटी सेक्शन ऑपरेट किए हैं, हाँ। लेकिन आप देख सकते हैं हमारी टीम को जो ऑपरेट कर रही है वो वेरी वेल बिहेव्ड है, ठीक है, बहुत प्रॉपरली कल्चर्ड है, हमारे अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से बना। तो हमारे स्टाफ बहुत कम है, सिर्फ एक स्टेशन कंट्रोलर है स्टेशन पे, हाँ। और कुछ कस्टमर फैसिलिटेशन पीपल हैं, हाँ। और हमारे ड्राइवर्स आर वेरी यंग, बहुत प्रॉपरली वो ट्रेन को रन कर रहे हैं, और these are the things। प्लस मेंटेनेंस में बहुत सारी चीज़ों को सुधार किया जो टेक्निकल है। सर, अगर मैं आपसे एक दो चीज़ें टेक्निकल मेंटेनेंस में पूछूं कि आपने क्या डिफरेंट किया, क्योंकि इसके पहले आपने यूपी मेट्रो भी रन किया, उसको मेंटेन भी किया, उसको ऑपरेशन भी दिखाया, तो आप एक इस कंपनी और जो पहले काम होता था इसमें अगर मुझे कोई डिफरेंस समझा पाएंगे क्या हुआ, तो कुछ है सर ऐसा? देखिए, सिस्टम तो एनसीआरटीसी बनाता है, ठीक तो है। जो सिस्टम आपको मिला आप तो उसी को मेंटेन कर रहे हैं, करेक्ट। तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना? है। मेरा काम सिर्फ उस सिस्टम को ऑपरेट करना है, मेंटेन करना है। जी। तो अब जब हम उसको मेंटेनेंस पे आए तो हम अपनी चीज़ों को किस तरह से मेंटेन करें कि हमारी मैन पावर कम हो, क्योंकि फॉर अस इट इज़ अ बिजनेस मॉडल। एब्सोल्युटली। हम जब मेट्रो अपने आप ट्रेन ऑपरेट करती है तो उसके लिए बिजनेस मॉडल होता है, बट उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। मतलब उसके लिए मोर एक रेलवे ऑपरेशन होता है। जब हम एज डीबी आते हैं तो हमारे रेल ऑपरेशन तो होता ही होता है, But it's a business also. बट इट इज़ अ बिजनेस ऑल्सो, हाँ, क्योंकि आप अगर फाइनेंशियली सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे तो हम करेंगे क्या? बिल्कुल ठीक बात। हम तो किसी गवर्नमेंट के पास नहीं जा पाएंगे कि सर हमें एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए, हाँ। है ना? हमें तो कोई नहीं देगा, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो हम उसके हिसाब से काम करें। हमने अपने एसेट मैनेजमेंट के लिए, जैसे एसेट मैनेजमेंट का मतलब जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उनका एक चीज़ होती है रूटीन मेंटेनेंस, आप रोज जाएं उसको ठोक के वापस आ जाएं, है ना? कि ठीक है, ज़रूरत है नहीं है, लेकिन कर रहे हैं, हाँ, जो अभी मेट्रोज में होता है। टू मेजॉरिटी लेवल है। ठीक है। ऐसा नहीं पूरा ऐसा ही है, लेकिन है। हाँ, हम जब आए हैं तो हमने पूरा एसेट मैनेजमेंट सिस्टम प्लान किया, और उसके बाद हम उस पर आ गए, एंटर कर। अब हम हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि जब वो चीज़ इतनी इस लेवल पे आएगी तब हम उसे मेंटेन करेंगे, और हमें कितने आदमी डिप्लॉय करने, तब उतने आदमी डिप्लॉय करेंगे, फिर उन आदमियों को ऑप्टिमाइज करेंगे। पता चल जाएगा कि यार 3 आदमी भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 आदमी से भी काम होगा, तो अगली बार हम 2 ही आदमी उसके लिए भेजेंगे। तो आप समझिए, आपने अपनी साइकिल ऑफ मेंटेनेंस भी कम की, आपने अपना मेंटेनेंस का इनपुट भी कम किया। इस तरह से आप इकोनॉमाइज और करते maintain धीरे-धीरे भी किया आपने। और मेंटेन करते कोई जा रहे हैं। quality मतलब compromise भी- कंडीशन बेस्ड मेंटेन जिसे कहते हैं ना, कंडीशन बेस्ड मेंटेन। टू द डिटेल आपने प्लान किया है। यस, तो ये सब हमने किया, ये हमारे प्रोसीजर, ये हमारी सिस्टम्स हैं हाँ, जो अब हम लेके आ रहे हैं। तो इससे इफेक्टिवली क्या करेगा एज एन ऑपरेटर, हम धीरे धीरे अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करेंगे, मोर लर्निंग होगी, तो हम ऑप्टिमाइज करते चले जाएंगे, तो हम एक कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, हम बेटर ऑपरेशन, मतलब एक अच्छा लेवल ऑफ ऑपरेशन में मेंटेनेंस देंगे एट लेसर कॉस्ट।
और प्लस बैकग्राउंड ऑफ डीबी इंटरनेशनल कंपनी, डीबी इज, आपको पता है शायद, जर्मन रेलवेज, डीबी इज द इंटरनेशनल प्लेयर, सबसे बढ़िया, सबसे मोस्ट एडवांस प्रोबेबली, मतलब आई डोंट वांट टू से वन और टू, मे बी समबडी मे बी देयर, बट दैट इज माय ऑर्गेनाइजेशन, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, कि शायद मोस्ट एडवांस्ड है रेलवेज में। तो उनके साथ आप लगातार अपग्रेड होंगे, नई चीज़ें लेके आएंगे, क्योंकि जो वो दूसरी जगह ट्राई कर रहे हैं वो भी यहाँ इनपुट लेके आएंगे। सर, आप जो कि हिंदुस्तान के अंदर मेट्रो की दुनिया के अंदर इतने बड़ा नाम है, और डीबी भी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, आप दोनों जब कोलैबोरेट करते हैं, जब आप दोनों मिलते हैं, तो क्या ऐसा था जो आपने डीबी को हिंदुस्तान की कंडीशंस के बारे में समझाया, और क्या ऐसा था जो आपने उनसे सीखा, अगर आप उसमें बताना चाहें सर तो कुछ। देखिए, जब मैंने डीबी ज्वाइन किया तो डीबी की जो फिलॉसफी थी, या जो भी टोटल अरेंजमेंट ऑफ मेंटेनेंस उन्होंने टीम प्लान की थी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो वो उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाई थी। उसमें नंबर ऑफ पीपल थे, ज़्यादा थे, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा थे। ज़्यादा थे, हाँ। तो मैं जब यहाँ से आया तो अब उनको एक पर्सन यहाँ से मिला जिसको ये ऑलरेडी आता है, क्योंकि मेट्रोस तो ऑपरेट कर ही रहा था। तो मैंने फिर अपने इनपुट देने शुरू किए कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक दैट। सो यू बी हैप्पी टू नो कि एक न्यू पर्सन CEO कम्स फ्रॉम इंडिया, एंड वो डीबी से इंटरेक्ट करता है, और डीबी उसको एक्सेप्ट करती जाती है। मतलब दे आर इंटरनेशनल प्लेयर, दे अंडरस्टैंड फुली रेलवे टेक्नोलॉजी, मतलब शायद वो हमसे भी ज़्यादा समझते हैं, लेकिन वो हमसे समझने को तैयार हैं। उनको कुछ इसलिए तैयार हैं क्योंकि उनको मालूम है हम एक डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में हैं, करेक्ट, वर्ल्ड में हैं। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम, ऐसा नहीं हम गलत हैं, लेकिन हम डिफरेंट ज़रूर हैं, चैलेंजेस अलग हैं, हम डिफरेंट हैं। जैसे हमारे यहाँ के जो, मैंने उनको बहुत ध्यान से समझाया कि देखिए बिल्कुल यंग टीम लेके आएंगे, क्योंकि उनके देश में शायद एक यंग इंजीनियर मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे यहाँ यंग इंजीनियर बहुत हैं, है ना। तो मैं उनको ला सकता हूँ, और वो बहुत शार्प हैं, बहुत तेज हैं। इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, यहाँ की एजुकेशन ही इंग्लिश में है, तो उसका फ़ायदा ये है कि आप बहुत जल्दी उसको सिखाते हैं, बहुत जल्दी वो समझने के लिए तैयार है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। सही बात है। तो वो उन्होंने धीरे धीरे एक्सेप्ट किया। फिर हमने उससे अपने वर्क फोर्स प्लान जो बनाया था उसको ऑप्टिमाइज़ किया, तो मैंने वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था जो मैंने रिड्यूस किया था। फिर उसको लेके आया, फिर शुरू से यही था फिर कि इतने कम टाइम में ये कैसे अरेंज होगा, तो वो सारी चीज़ अरेंज करना, फिर उन लोगों को लेके आना, फिर उनकी ट्रेनिंग करना, फिर मैनवर्स, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, फाइनली कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी से अप्रूवल, क्योंकि वो सब काम हमारा था। तो हमने अप्रूवल लिया और फिर हमने ट्रेन ऑपरेट की। तो डीबी को भी इस चीज़ का प्राइड है कि उन्होंने इतने कम टाइम में एक सिस्टम ऑपरेशनल किया, जो शायद उनके लिए भी एक अचीवमेंट है, और हमारे लिए अचीवमेंट है कि हम इतनी बड़ी कंपनी के साथ भी इतना बढ़िया काम कर पा रहे हैं। ये अभी शुरुआत है, अब ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो जैसे जैसे मेंटेनेंस बढ़ेगी वैसे वैसे मोर एंड मोर इनपुट्स विल कम फ्रॉम देम, और मे बी 5 ईयर डाउन द लाइन देन हम अंडरस्टैंड करेंगे अच्छा वो उस मेंटेनेंस का हमको कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है एज़ कम्पेयर टू जो हम अभी कर रहे हैं। सर, जब लखनऊ वाले एपिसोड के बारे में हम बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि आपकी फिलॉसफी थी कि लड़कियां, आपने यूपी गवर्नमेंट से बोरो किया कि हमें इतनी परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट लड़कियों को देनी है। क्या हमें डीबी में ऐसा कुछ किया है, या हमने RRTS में ऐसा कुछ किया है? देखिए, डीबी बीइंग ए प्राइवेट कंपनी, इसमें हमें रिजर्वेशन पॉलिसी तो नहीं फॉलो करनी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होती है। लेकिन हाँ, जो लखनऊ मेट्रो की थिंकिंग है, वो माइंड है, वो तो हम ये तो कोई ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को आप प्राइवेट में ना करें। बिल्कुल। तो जब मैं डीबी में आया तो मैंने डीबी में भी ये कहना शुरू किया कि सर हमको गर्ल्स को एक स्थान देना चाहिए, उनको भी बराबरी में लेके आना चाहिए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को लेके आएँ। प्लस जो NCRTC है उसका भी माइंड था कि हम लोग किस तरह ऑपरेटर में लेके आए लड़कियों को। यूल बी हैप्पी, आज हमारे पास करीब 24% गर्ल्स हैं डीबी की टीम में। तो जो हमारी ट्रेन ऑपरेटर्स हैं जो इतनी हाई स्पीड पर ट्रेन चला रही हैं, वो भी हमारे साथ लड़के हैं, इंजीनियर्स हैं, सब लड़के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार और अपना समय निकालने के लिए, एक बार और आने के लिए, और अपना कंट्रीब्यूशन जो आपने दिल्ली के लिए किया, जो आपने यूपी के लिए किया। और मुझे पता है सर कि जिस तरह के व्यक्ति आप हैं, आपका कंट्रीब्यूशन देश के लिए चलता ही रहेगा, होता ही रहेगा। आप हर बार कुछ नए तरीकों के साथ आएंगे। आप एक लीडर भी हैं, आपने बहुत कमाल का काम इंजीनियरिंग वाइज भी किया हुआ है, लेकिन आप एक फिलोसोफर भी हैं सर। आपकी बातें जो मैंने सुनी, जो मैंने सीखा, बहुत कुछ है सर आपसे सीखने को। फिर आपके साथ मुझे लगता है 1-2 पॉडकास्ट और बनते ही बनते हैं। अपना समय ज़रूर निकालिएगा, जेके सुपर पॉडकास्ट पर ज़रूर आइएगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू राजा। थैंक यू सर।